अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मुझे कहते हैं हुदा शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान के बजट 2025-26 की काबीना ने मंजूरी दे दी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वफाकी काबीना ने आइंदा माली साल के बजट, फाइनेंस बिल और अहम माली तजावीज़ की मंजूरी भी दी है। इसके साथ साथ तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई है। जबकि अब ये कौम जानने की कोशिश कर रही है कि आया ये बजट आवाम के लिए रिलीफ लेकर आएगा या मज़ीद बोझ बढ़ेगा, और इसके साथ साथ किसानों का भी उनको कोई रिलीफ मिलेगा या उन पे भी बोझ पड़ेगा। जो वादे उनसे किए गए हैं, क्या वो वादे पूरे होंगे इस बजट के मुताबिक? और इसी तरह ताजरों के हवाले से भी अब देखना है कि ये बजट उनके लिए कौन कौन से रिलीफ लेकर आया है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ सईद काजी साहब हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। इसके साथ साथ मंजूर मलिक साहब हैं, FCCI और शेखुपुरा चैम्बर के साबिक चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ साथ तारिक बाजवा हमारे साथ हैं, ऑर्गेनाइज़र पाक किसान इत्तेहाद ज्वाइन किया है। आप सबका शुक्रिया। काजी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ूँगी। आपको क्या लगता है जो आने वाला बजट है, जिसकी मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन अब कुछ ही देर में बजट सामने भी आ जाएगा, आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा या आवाम रोती ही रहेगी? देखिए, एक तो इसमें ना आपके पास कोई मैनूवरेबिलिटी की गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े 4-5 हेड्स हैं, पहले तो वो हैं और उस पर हम हिल नहीं सकते। आपकी डेट सर्विसिंग का 1 ट्रिलियन उधर चला जाएगा, 2.6 ट्रिलियन जो है हमारा वो उधर है, क्या कहते हैं, और हत्ता कि एक नया हेड भी है आप तो भाई, और वो सबसे मुकद्दस है। 2 ट्रिलियन जो है वो आपने जो लोड शेडिंग होनी है, और जो ये लोड शेडिंग कह लें या उसे कैपेसिटी पेमेंट कह लें, या जो बिजली नहीं बननी उसके लिए भी आपने रखना है। और तो इसमें अवाम जो है वो, जब ये देखें ना, पिछले 1990 से लेके ऑनवर्ड अवाम वैसे ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस रहे नहीं, ना ही वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में के मंशूरों में कोई उनका ताल्लुक़ है। पॉलिटिकल डिसेंट को वैसे हम जो है वो कुचलने का तरीका हमें आ गया है। तो इसलिए आवाम की तो बात ना करें। बात यह है कि रूलिंग क्लास अपनी सर्वाइवल कैसे करेगी, IMF की कंडीशनैलिटीज़, IMF की पेमेंट कैसे करनी है, उसके बाद हमारी इशराफिया को एक साल में डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब के मुताबिक कोई 20-22-23 बिलियन डॉलर की आपने सब्सिडीज़ देनी है। ये आज हेडलाइन है अखबार की, आप देख लें कि 2.335 जो टैक्स कंसेशंस हैं वो ट्रिलियन, 2.35 ट्रिलियन के टैक्स कंसेशंस आपने दिए हैं। तो अवाम तो उसको तो छोड़ दें। और वैसे भी मेरे ख्याल में यूँ ही मुँह का जायका तब्दील करने के लिए हम अवाम का नाम भी ले लेते हैं। दे फिगर नोवेयर वेदर दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज और द गवर्नमेंट। तो ये नहीं है। अब मसला ये है कि अब लड़ाई ये चल रही है कि पैसे सेंटर में, जिसे सेंटर कहता है अभी मेरे पास तो कख नहीं रहा, और ये सूबों की जो खुद मुख्तारी थी वो ज़रा कराची की सड़कों का हाल देख लें, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें जो आपने सूबाई एम्पावरमेंट की थी। तो आवाम के लिए पैसा उधर चला जाए या इधर चला जाए, वो ऊपर केक जो है आपस में बट जाएगा, आलमी मालियाती इदारों में, मकामी इशराफिया में, और मतलब जो हमेशा होता है वही होगा। तो इसलिए अवाम शवाम वाली बात कोई नहीं है। तो भारत बजट आप यूं ही समझें। एक और मैं आखिरी बात करता हूँ, फिर आप मेहमानों की तरफ बढ़ें। हम जब आज से 20-25 साल पहले अखबारों में बजट बनाते थे तो वो बजट में जो एक कीमत तय होती थी वो कम से कम 1 साल रहती थी। अब कौन सा बजट भाई, सुबह बिजली की कीमत और है, शाम को और है, पेट्रोल की कीमत को कल और है, आज और है। तो ये एक इकोनॉमिक वोलेटिलिटी का दौर है, एक रस्म है। और इसमें देखिए बहरहाल ये प्रोजेक्शंस होंगी, हालात वैसे ही रहेंगे। पॉवर्टी लाइन से इस दफ़ा आप जानते हैं कि 47% लोग जो इंटरनेशनल है उसके मुताबिक नीचे हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, और मकामी में 29%। तो आई थिंक इसमें ऐड होगा। और आखिरी बात, माफ़ी चाहता हूँ, 21,000 लोग रोज़ाना पॉवर्टी लाइन से नीचे गिरते हैं। ये फिगर है जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की। तो इसलिए अवाम शवाम छोड़ें, बाकी तेज़ फिगर फोकर डिस्कस कर लेते हैं हम। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। और हमारे मजीद 2 गेस्ट ने इस्लामाबाद स्टूडियो से भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर बशारत हैं, माहिर तवानाई हमारे साथ हैं। वेलकम टू द ट्रांसमिशन डॉक्टर साहब। और इसके साथ साथ अमजद बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है ताजर इत्तेहाद से। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। मंजूर साहब, आपकी जानिब बढ़ूँगी। अगर मईशत के बारे में जो बात की जा रही है कि 337 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर हो गई है, तो आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? बेशक काजी साहब ने कहा है कि आवाम जो है वो हमेशा पीछे रह जाती है, लेकिन चूँकि आवाम का ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि बजट उनके लिए क्या रिलीफ लेकर आया है, तो आपको क्या लगता है क्या असर पड़ेगा? देखें, काजी साहब ने जो बात शुरू की है ना, वो बहुत बड़ा इंदिया है इस बात का कि हमें अगर
352 ہے, آپ اس کو 500 کر لیں. وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی اور اب پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعت ہے اس نے ہی بائیکاٹ کر دیا, لیکن منصور صاحب پہلے آپ. جی دیکھیں, میرا بھی یہ ایک تجزیہ ہے کہ کیا کیبنٹ میں پیپلز پارٹی موجود تھی جب یہ بجٹ منظوری, یہ سوال کا سب سے ہم کر دیتے ہیں, لیکن میں اس کے ساتھ اگلی بات کرتا ہوں. دیکھیں میم, بجٹ کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوگا؟ کیا ہماری پاورٹی لائن بہتری کی طرف جائے گی؟ کیا ہمارے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی؟ کیا آپ کے لوگوں کے لیے جاب کریشن ہوگا؟ دیکھیں میں ایک یہاں پہ اور بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 25 سے 30 کروڑ ہے. اگر 5 آدمیوں پہ صرف ایک کمانے والا ہو تو آپ کو 6 کروڑ جاب چاہیے. تو ایکچولی ہم نے جاب کریشن کرنی تھی اور ریسٹ آف لوگوں کو صحت مند رکھنے کے لیے پارکوں میں لے کے جانا تھا, ہیلدی ایکٹیویٹی کریٹ کرنی تھی, بچوں کو اسکولوں میں لے کے جانا ہے تاکہ ہمارا فیوچر سیف رہ سکے. کیا یہ جو بجٹ ہے, چاہے اس کی کوئی فگر کر لیں آپ, ہوگا؟ دوسری چیز, کیا پاکستان میں انڈسٹری لگانے کا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان میں لیبارٹریز بنانے کا, انڈسٹریل لیب بنانے کا رجحان ہوگا؟ کیا لوگ یہاں پہ اپنے طور پہ انویسٹمنٹ کریں گے پروفٹ اور لاس کی بنیاد پہ, یا کوئی بھی انویسٹمنٹ اس لیے کریں گے کہ گورنمنٹ ان کو ساورن گارنٹی دے دے یا کیپیسٹی چارجز دے دے؟ اسی طرح دی سملر ون ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل اگر ایکسپورٹ کرنا چاہیں, دیکھیں 3 فیکٹر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے لوکل کنزمپشن, ایک ہوتی ہے امپورٹ اور ایک ہوتی ہے ایکسپورٹ. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو فورن ریمیڈنس, جو لوگ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے باہر گئے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, جب وہ پیسہ باہر بیچتے ہیں اس کو آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. میں نے اپنا گھر بیچ کے تو ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں پورا کرنا, میں نے تو کاروبار سے کرنا تھا. کیا آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ اور جو فورن پیمنٹس ہیں وہ بیلنس کرتی ہیں اپنے آپ کو؟ اگر نہیں کرتی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس ملک کے جو ماہرین معاشیات ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے اس معاشرے کے لیے کام نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں, اگر ہم ایک متھ اور ہم نے نیگیٹو بنائی ہوئی ہے کہ ہم سستے سے سستی لیبر کے ملک ہیں. سستی لیبر سے ہو سکتا ہے ایک بزنس مین, 10 بزنس مین, 100 بزنس مین ارب پتی ہو جائے, لیکن اس کے نتیجے معاشرہ ترقی نہیں کرتا. معاشرہ اس وقت ترقی کرے گا جب ہم اپنے کامن آدمی کو پیسہ جانے دیں گے اور وہ پیسہ لے کے بازار میں جائے اور چیزیں خریدے اور میں پروڈکشن کروں. جب میں پروڈکشن کروں گا اور وہ چیزیں خریدنے کے قابل ہوگا تو آپ کا معاشرہ زیادہ ترقی کرے گا. لیکن یہاں پہ تو منصور صاحب پاورٹی ریٹ ہی ہر سال جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے, جیسے کہ قائد صاحب نے کہا کہ 21,000 جو بندہ ہے وہ انپلائمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں ایک سر میں بات کہتا ہوں, قائد صاحب نے جو کہا 47% انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے, آپ مفتاح اسماعیل کی اٹھا لیں, اس نے یہ کہا کہ پاکستان میں پاورٹی لائن سے نیچے ہم اس کو سمجھتے ہیں جو 8,000 روپے مہینے کا نہیں کماتا. ایگزیکٹلی. اب مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ 8,000 میں اس کا گھر کا بجٹ کیسے چلے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پاورٹی لائن جو ہے وہ مور دین 52% ہے. بالکل بالکل. منصور صاحب کا ہم نے تجزیہ لیا. ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسلام آباد سے موجود ہیں, ڈاکٹر بشارت صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گی. سر, قرضوں کا حجم جو ہے وہ GDP کے 75% سے کم ہو کر 68.5% ہوا ہے, لیکن مجموعی قرضہ ابھی بھی تاریخی سطح پہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان استحکام کی جانب جا رہا ہے جس طرح ہمارے جو وزراء ہیں وہ کلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے, استحکام کی جانب تو اس وقت جائے گا جب آپ کے ملک میں بجلی اور گیس کے ٹیرفز جو ہیں وہ ریجنل کنٹریز کے برابر ہوں گے یا ان سے کم ہوں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بجلی جو ہے وہ 4 گنا مہنگی ہے, 400% مہنگی ہے انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, نیپال سے, سری لنکا سے. تو آپ کی انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر سکتی, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لاکھوں لوگ بے ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ گیس بجلی کی پرائسز کم نہ کریں. اس کے علاوہ پیٹرول, ڈیزل, ان کا اتنا بڑا بل ہوتا ہے ہر سال کہ جو ہے اس میں آپ کا ایک بہت بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پہ آلٹرنیٹیو اور رینیویبل انرجی کی طرف جائیں, آلٹرنیٹیو فیولز کی طرف جائیں. بایو ڈیزل بہت آسانی سے پاکستان میں بنایا جا سکتا ہے. ہم نے خود ٹیکنالوجیز یہ بنوا کر آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ کے ذریعے PSO کو دی اور دوسرے اداروں کو دی. تو ڈیولپ کریں بایو ڈیزل پاکستان میں. اس کے علاوہ ایتھنول پاکستان میں بہت بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے جو کہ بائی پروڈکٹ ہے شوگر انڈسٹری کا. ایتھنول جو ہے وہ 20% ایزیلی مکس کیا جا سکتا ہے پیٹرول کے ساتھ, تو 20% آپ کا پیٹرول بل بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ گیس جو ہے, گیس آپ کے ملک میں ایک ڈپلیٹنگ سورس ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ LNG کی طرف جاتے جو بہت مہنگا ریسورس ہے, اور پھر جب جیسے جنگ ہوئی ہے ابھی تو
फोर्स मेजोर का इस्तेमाल करते हुए क्लॉज कतर ने आपको सप्लाई बंद कर दी LNG की, जिससे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुल्क में खाद भी पैदा नहीं हो रही, और वैसे भी अगर LNG से आप खाद पैदा करेंगे, LNG आप लोगों को चूल्हों में जलाने के लिए देंगे या इंडस्ट्री को देंगे, तो वो तो इतनी महंगी है कि वो ना खाद अफोर्डेबल रहेगी, फिर सब्सिडीज़ आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेंगी, और ना जो है वो गैस घरों को जाएगी तो वो अफोर्ड कर सकेंगे उसका बिल देना, और ना इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकेगी। तो एक बिल्कुल गलत पॉलिसी है LNG के ऊपर आपने अपने मुल्क को डाल दिया। LNG बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए जो कि बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि LNG आपके पास नहीं है, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि उसको इंपोर्ट करें। तो मुल्क में बहुत बड़ा जो है वेस्ट मौजूद होता है। हर शहर का वेस्ट वाटर जो है वो आप नालों में और दरियाओं में फेंकते हैं बगैर ट्रीटमेंट के। उसको अगर प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, तो वो आपको गैस देता है, वो आपको बिजली देता है, वो आपको खाद देता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और वो आपको रिसाइकल्ड वाटर देता है। अब इस्लामाबाद जैसे कि ये शहर है, ये दुनिया का वाहिद शहर है जो कि किसी दरिया के किनारे नहीं बनाया गया, एक पहाड़ के किनारे बना दिया गया है। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये जो पानी ज़ाया हो जाता है, लई में फेंक देते हैं आप बगैर ट्रीटमेंट के, ये सारा पानी रिसाइकल होकर शहर को मिल सकता है, और वहाँ पे आपके फ्लशिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, गाड़ियाँ धोने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लॉन की वाटरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ फिर EVs इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर बजाय इसके कि इसको फैसिलिटेट करें और इसके ऊपर टैक्सेस कम करें, ये सुनने में आ रहा है कि आज के बजट में इन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, सोलर PV पैनल्स पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो आप बजाय इसके कि एंकरेज करें ये ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, आप इनको डिस्करेज कर रहे हैं। देखें EVs पाकिस्तान में आएंगी, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, तो उससे क्या होगा? उससे आपके मुल्क में जो पेट्रोल और डीजल की इतनी बड़ी मिकदार आप इंपोर्ट करते हैं, उस पर अरबों रुपए का अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला खर्च करते हैं, वो आपका बचेगा जैसे ही पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा EVs की तरफ पाकिस्तान जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में, और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किया कि पाकिस्तान की बिजली की पैदावार को, यानी उसको कैपेसिटी को आपने इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड कर दिया, बजाय इसके कि अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते, सोलर की तरफ जाते, विंड की तरफ जाते, हाइडल की तरफ जाते, न्यूक्लियर की तरफ जाते, आपके पास थर कोल है उसकी तरफ जाते, आप इंपोर्टेड कोल की तरफ गए। इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स आपने पंजाब में लगाया, वो कोल जो है डीजल ट्रक्स पे कराची की बंदरगाह से वो उन प्लांट्स तक आता था, जो कि अब जाहिर है कि अब आप इंपोर्ट करने पे अफोर्ड नहीं कर सकते कोयले को। इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड LNG, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल बेस्ड आपने पावर प्लांट्स लगा दिए ज़्यादातर, जो जिसकी वजह से आपका टैरिफ जो है वो इस रीजन में 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो ये सारी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह यही है कि आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं, या आप लगाते नहीं हैं इन मिनिस्ट्रीज़ में जिन्होंने ये डिसीजंस लिए, जिन्होंने ये आपको मशवरे दिए कि आप इंपोर्टेड LNG पर पावर प्लांट्स लगाएं, आप इंपोर्टेड कोल पर पावर प्लांट्स लगाएं, आप इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल पर पावर प्लांट्स लगाएं, और फिर पूरे मुल्क की मईशत का भी बेड़ा गर्क करें, ना उसको डोमेस्टिक कंज्यूमर अफोर्ड कर सके, ना उसको इंडस्ट्री अफोर्ड कर सके, ना कमर्शियल इदारे जो है कि एक्सपर्ट्स की अभी तक कमी है, और जब तक एक्सपर्ट से हम मशवरा नहीं लेंगे तो कैसे कोई सही बजट होगा। ताहिर बाजवा साहब है ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। ताहिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद किसान परेशान रहते हैं, उसकी सबसे बुनियादी और बड़ी वजह आपको क्या लगती है, और अब आपको क्या लगता है कि इस बजट में कोई रिलीफ सामने आएगा या कर्जे मज़ीद बढ़ते जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जीनन का और जीनन की टीम का। देखें, ज़राअत को कहा जाता है कि 70% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं। मैं समझता हूँ कि ये 70% डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्टली अगर आप तजारत को शामिल करें, आप एग्रो इंडस्ट्री को शामिल करें, तो ये शायद 90% क्रॉस कर देता है। हमारे मुल्क में ना तो IT है, ना सर्विसेज हैं, ना ही इंडस्ट्री है, ना होने के बराबर है जो हालात किए हुए हैं। अब ज़राअत का शोबा पीछे क्यों है, आपका बुनियादी सवाल ये है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो बैकबोन है उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी। जो शोबा 3 से 6 माह में आपको किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी सेक्टर से ज़्यादा इनकम दे सकता है, सिर्फ 6 माह के अंदर आपके, उसको आपने इग्नोर कर दिया है। आप 1 अरब या 2 अरब डॉलर लेने के लिए 3-3 माह IMF के पीछे भागते हैं, जबकि आपकी सिर्फ एक फसल जो है वो आपको अरबों डॉलर ज़राअत में देती है। हुकूमती तरजीहात का आपको बजट में लफ्ज़ों का हेर फेर या
कागजी चीज़ें नज़र आएंगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि पिछले बजट में 66 अरब रुपए का बजट था ज़राअत का। उसमें प्रियट जैसे जिसमें नहरी पानी की तकसीम, सोलराइजेशन, इस तरह के प्रोग्राम थे। और उसके बाद जो डंडोरा पीटा जाता है हर टीवी प्रोग्राम में हमारी हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से, वो है किसान कार्ड। अब किसान कार्ड कॉमन सेंस है कि एक बंदा 30,000 रुपया 1 एकड़ पे लेता है, और पंजाब के अंदर जितने हमारे किसान हैं उनका 66% जो फार्मर हैं वो 5 एकड़ से नीचे हैं। अब ये तो एक मैं समझता हूँ सफ़ेद पोश किसान, और उस गरीब किसान की मैं समझता हूँ कि उसकी हक तलफी है और उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, और वो मजबूर हो के एक 90,000 रुपये से ले कर 1.5 लाख रुपये तक कर्ज़ लेता है, और 90,000 उसको मिलेगा जिसकी 3 एकड़ ज़मीन है। अब मुझे बताएं कि कोई भी खुददार बंदा 6 माह के लिए बैंक को अपनी ज़मीन गिरवी रखेगा? ये इसी चीज़ से आप इस अपना गवर्नमेंट की स्कीम का, किसान कार्ड का, जिसका आप इसे कह सकते हैं कि वो प्रीमियम गोल्ड और पता नहीं क्या क्या दावे करती है गवर्नमेंट कि हमारे पास सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो किसान कार्ड है। और उसकी इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपकी जो 70% पॉपुलेशन है वो 30,000 रुपये से 50,000 रुपये के कर्ज़ के नीचे दबी हुई है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई आपका कोई बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है जिसकी आप डंडोरा पीट रहे हैं। ये बल्कि आपकी नाकामी का वाज़े और आपके अपने मुंह से नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि आपने उसको इग्नोर किया। अब 30,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, आप मुझे बताएं कि उसका आउटपुट क्या होगी। ज़री इनपुट्स हमारी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं कि पूरी दुनिया में हम किसी के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर सकते। जो हमारी 70% तजारत थी एक्सपोर्ट की, वो आज कम हो के वो 30% पे आ चुकी है एग्रीकल्चर बेस्ड। उसके बाद आपने जो इंपोर्ट बिल है, आप अगर देखें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बिल है वो इंपोर्ट बिल एग्रीकल्चर का है कि आपकी एडिबल ऑयल हैं, आपकी दूसरी अजनास हैं। उसकी वजह क्या है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? बीज तक बाहर से इंपोर्ट होता है। हमारे पास में जितनी सब्जियां हैं सबके बीज इंडिया से आ रहे हैं। राइस है, मेज़ है, वो चाइना से आ रही है। अगर आलू का बीज हम ले रहे हैं वो नीदरलैंड और हॉलैंड से ले रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारी एक मदर लाइन एग्रीकल्चर है, हमें पता है कि हमारी बैकबोन है, हर बंदे को, हर माहिर मईशत को, हर पॉलिसी मेकर को पता है कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसकी क्या वजह, ऐसा क्यों नहीं करते? मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी है, और ये वाज़े तौर पर आपकी जो 70% आपकी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट जो लोग वाबस्ता हैं, 40% जो नौजवान हैं उनका रोज़गार रोज़ाना की बुनियाद पर वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। जो अनपढ़ है, जो बंदा किसी जगह पे काम नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर सेक्टर उसको एम्पावर कर रहा है। अब उस एम्पावरमेंट का जो आपके मुल्क को भी फ़ायदा होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ज़राअत को तरजीहात में शामिल नहीं करेंगे और टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, आपके तमाम बजट नाकाम हैं। आप IMF के आगे झोली फैला के फिरते रहेंगे। और वाहिद एक एग्रीकल्चर सेक्टर है मुल्क का कि आप एक इंडस्ट्री लगाते हैं, वो 3 से 6 माह या 2 साल लगता है कि आप एक इंडस्ट्री बनाने में लगते हैं। और यहाँ पे आपने सिर्फ अल्लाह के आसरे पे बीज डाल देना है। सिर्फ आपने करना क्या है कि जो इनपुट कास्ट है आपकी, फर्टिलाइज़र है, स्पेशली आपके उसमें बिजली के बिल हैं। अब देखें ना, हमारे साथ ये बहुत बड़ी अच्छा ताहिर साहब, मैं आपको कट कर रही हूँ, आपको आगे भी अभी मौका दूंगी क्योंकि अभी हमारे साथ मज़ीद भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। नईम मीर साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं, ताजिर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया नईम साहब आप ज्वाइन कर रहे हैं। ताजरों के हवाले से भी हुकूमत के नए से नए रूल्स सामने आते हैं। फिर हमने लॉकडाउन भी देखा, फिर हम वो मिनी लॉकडाउन भी सामने आ गया। 8 बजे कभी दुकानें बंद हो रही हैं, कभी 9 बजे बंद हो रही हैं। नए से नए रूल्स हैं। अक्सर हमने देखा है ताजरान या जो ताजर तंजीमें हैं वो एहतजाज ही कर रही होती हैं। आप लोगों की डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बजट से रिलेटेड, और आपको लगता है कि पूरी हो सकेंगी आपकी डिमांड्स? देखिए, हमारी तो एज सच कोई डिमांड्स नहीं है एज ए अगर ताजरान देखा जाए, क्योंकि हमारे जो जितने भी पूरे मुल्क के ताजरान हैं, जो रिटेलर्स हैं ख़ास तौर पे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये टैक्स नेट के अंदर नहीं आते और टैक्स अदा नहीं करते, तो उनका तो 236 जी और एच के तहत जो 2 सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, उनका तो टैक्स उनकी परचेजेस पे जहाँ से वो सामान तिजारत खरीदते हैं उनका टैक्स एडवांस टैक्स ही काट लिया जाता है। अभी एक नया रूल भी तो हुकूमत ने किया है कि जो छोटे दुकानदार हैं वो भी अब उनको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा।
دیکھیں وہ جو ابھی آپ فکس ٹیکس اسکیم کی بات کر رہی ہیں نا، وہ تو بہت ہی چھوٹے لیول کے تاجروں اور دکانداروں کے لیے ہے، کیونکہ اس اسکیم کے اندر نہ ڈسٹریبیوٹرز نے آنا ہے، نہ ہول سیلرز نے آنا ہے، نہ پروسیسرز نے آنا ہے، نہ امپورٹرز نے آنا ہے، نہ ایکسپورٹرز نے آنا ہے، نہ جیولرز نے آنا ہے، نہ وہ جو ٹیئر 1 کے ریٹیلرز ہیں، جو مالز میں دکانیں ہیں یا جن کے کوئی برانڈز ہیں یا جن کے اپنا ایک سے زائد دکانیں ہیں، تو یہ سارے لوگوں کو تو اس اسکیم میں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اس میں رہ کون گئے ہیں؟ وہ لوگ رہ گئے تھے، وہ تاجر رہ گئے تھے جن کی تو مدد کی جانی چاہیے تھی، جو میرا خیال ہے چھوٹے تاجر نہیں بلکہ غریب تاجر رہ گئے تھے۔ ہاں، جو تو میرا ویسے ہی خیال ہے اپنی وہ دکانیں قرضے لے لے کے چلا رہے ہیں۔ غریب تاجروں پر بھی 25,000 کا ٹیکس اس لیے لگایا گیا ہے کہ وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے۔ چلیں یہ کوئی اس میں ہم بحث نہیں کرتے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں چلو یار کوئی بات نہیں، اگر یہ چھوٹے تاجر جو ہیں اگر اپنا ٹیکس آسان طریقے سے ٹیکس ریٹرن جمع کرا دیں تو اس سے اگر پاکستان بچ سکتا ہے اور ملک بچ سکتا ہے اور ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے تو چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری تاجر تنظیمیں تو دعویٰ کرتی ہیں نا کہ 1 کروڑ جو ہیں وہ تاجر ہیں پورے ملک میں، تو ویسے تو کمرشل میٹر ہی جو ہیں وہ تقریباً 30-34 لاکھ ہیں، لیکن چلیں 1 کروڑ تاجر ان کی بات مان بھی لی جائے تو 250 ارب روپیہ تو یہ اکٹھا کروا دیں گے۔ پھر تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فکس ٹیکس اسکیم جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہے یا بڑی اپروو کرا کے لائے ہیں یا ہم نے بڑا مارکا مارا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بات مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تو شاید توجہ ہٹائی جا رہی ہے، یہ چھوٹے تاجروں کا ایک بہانہ ہی ہے۔ چھوٹے تاجروں نے بیچاروں نے گنجی نے نہانا کیا اور نچوڑنا کیا، اتنے چھوٹے تاجروں سے جا کر اچھا نعیم صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے مزید ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین ایک بریک لیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ قاضی صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بریکنگ تو آئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو کے چیمبر میں چلے گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ معاملات ہمیں ہر بجٹ میں ہی نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے، جو آپ کی اتحادی جماعت ہے یا کوئی بھی، وہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس کو منانے کے لیے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پھر جا کے اجلاس ہوتا ہے۔ یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیے یہ اب جب آپ کے پاس ریئل ایشوز کوئی نہیں، ریئل ایشوز تو ابھی جس طرح منظور ملک صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے دوست بیٹھے ہیں کسان اتحاد کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب آپ کے پاس ایشو ہو تو پھر بیچنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا اپنی کیسے بتائیں کہ جی ہم بڑے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم جان دے دیں گے، عوام کی بڑی فکر ہے، آپ کی بڑی فکر ہے عوام کی۔ بھئی آپ بجٹ میں حالت آپ کی یہ ہے کہ بجٹ آپ کو تیسرے درجے کے IMF کے جو بیوروکریٹ ہیں وہ بنا کے دیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ٹیکس کہاں لگانا ہے، کیا کہاں لگانا، آپ نے GST 16% لینا ہے، 18% لینا ہے یا 19% لینا ہے۔ تو بیسیکلی یہ تو نا ایک ٹھیک ہے چل رہا ہے سلسلہ، معاشی ساتھ ٹی وی کی اسکرینیں بھی چل رہی ہیں، ہم بھی تشریف فرما ہے، ہمارا بھی دال دلیا یہاں پہ ہو رہا ہے چھوٹا موٹا، تو یہ ہے، تو میرے خیال میں راضی روزی ہو جائیں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں، پاکستان کی جو سویلین ایلیٹ اشرافیہ یا سویلین اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ان کی الماریوں میں اتنے ڈھانچے ہیں جسے کہتے ہیں نا اسکیلٹن ان دیئر کبرز، یہ کسی قسم کی انڈیپینڈنٹ مینور کا یا تبدیلی کا یا کسی لڑائی کا، لباف کے لڑائی کو کیا کرنی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ آئیں گے انشاءاللہ کر لیں گے، یہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگا، جتنا ہو گیا ہم نے منوا لیا ہے۔ ایک لڑائی ریئل ہے، ایک لڑائی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ بھائی جو پیسے سارے صوبوں کو چلے گئے تھے، اب سینٹر جو ہے وہ ڈرائی اپ ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ IMF بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی سینٹر کو پیسے دو، ٹھیک ہے۔ اب IMF کا بس مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ادائیگیاں ہیں اس میں رکاوٹ نہ آئے، تو وہ تو ان کا جو رول ہے نا، جیسے ہمارے مرحوم استاد لال خان کہا کرتے تھے کہ ہمارے وزیر خزانہ جو ہے نا ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر کا رول ہوتا ہے ان کا، وہ آتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 25 پروگرام آپ نے لے لیے، $130 بلین کا قرضہ لاد دیا آپ نے، اور اب آپ ڈٹ سے اور ہاں جس طرح بھی ہمارے دوست نے کہا کہ بھئی آپ 2 ٹکے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ارے چھوڑیں، 4.1% آف دی GDP IMF کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق سرکاری ٹھیکوں میں یار آپ وہ اس کو گیپ وہ بلیڈنگ روکیں،
4.1% ऑफ योर GDP, ये जो हमारी चिट्ठी GDP है सो कॉल्ड 425 बिलियन डॉलर की, उसका 16 अरब डॉलर बनता है, ठीक है। और अगर हम डॉक्टर हफीज पाशा साहब की रिपोर्ट देखें तो 22 से 23 बिलियन डॉलर की आप जो है वो छूट देते हैं टैक्स की इस इशराफिया को। और अगर हम डॉक्टर फरूक सलीम साहब की फिगर देखें कि 4 सालों में 377 बिलियन डॉलर ऑफ स्टैगरिंग अमाउंट, जो है ना 3/4 ऑफ योर GDP, तो पैसों की जरूरत नहीं। तो इट इज़ अ वेरी सॉरी टेल ऑफ मिसमैनेजमेंट, करप्शन कह लें, या इससे भी कुछ सख्त लफ्ज़ अगर नहीं है तो ईजाद कर लें, तो ये है। बाकी ये जो है ना ड्रामे ड्रूमे लड़ाई, ये जो नूरा कुश्तियाँ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने बजट IMF की तरफ से आया है, इधर जिन्होंने पास करवाना है वो करवा लेंगे। नहीं, ऐसा ही है। अच्छा, अमजद बलोच साहब की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन अभी चूँकि हम बात भी ये कर रहे थे कि हुकूमत की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, और इसी हवाले से हुकूमती वफ़द की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से उनके चैम्बर में अब मुलाकात हो रही है, उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आज़म नज़ीर तारड़ इस मुलाकात में शामिल हुए हैं, जबकि मुलाकात में पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये आप मनाज़र भी देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से बायकॉट किया जा रहा था बजट इजलास का, और अब इसहाक़ डार साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चैम्बर में, और वहां पे उनको मनाने की अब कोशिश की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वहां पे उनके साथ गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से शहरी रहमान जो हैं वो भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चैम्बर में मौजूद हैं, और अब मामलात जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शाहिद, क्या मामला है? पीपल्स पार्टी ने क्यों बायकॉट का फैसला किया? देखिए, पीपल्स पार्टी ने बायकॉट का फैसला नहीं किया, वो जरूर इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन उनकी नुमाइंदगी होगी सिर्फ, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर बजट इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन मुकम्मल पार्टी जो है वो उसमें शरीक नहीं होगी। वो इसलिए कि उन्होंने ये कहा है कि सिंध को पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने बाकायदा पम्पलेट जो है वो लेकर पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, और उन्होंने कहा कि सिंध को पानी दो, और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश हो और हम तालियां बजाते रहें, गिलगित बल्तिस्तान में मैंडेट नहीं छीनने देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है वो बजट में के इजलास में सिर्फ नवीद कमर को भेजने का फैसला किया है, और इसहाक़ डार नायब वज़ीर आज़म जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चैम्बर में गए और उनको मनाने की कोशिश की, और उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जो है यकीन दहानी कराई है। अभी ये मीटिंग जारी है, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि बजट के इजलास में वो सिर्फ शरीक होंगे, लेकिन सिर्फ एक नुमाइंदगी के तौर पर पूरी पार्टी उसमें शरीक नहीं होगी। जबकि हुकूमत जो है वो उनकी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट में आकर बजट जब पेश हो तो वो पार्लियामेंट में मौजूद हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद। अपने गेस्ट की जाने बढ़ेंगे। अमजद बलोच साहब ताजुर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद है। अमजद साहब, चूँकि हम ब्रेक पे जाने से पहले भी नईम साहब से बात कर रहे थे कि ताजर तंजीमें जो हैं वो आए रोज़ एहतजाज करती रहती हैं। ये जो बड़े ताजरान हैं उनके हवाले से शिकवा भी किया जाता है, बात भी की जाती है कि इन्होंने हुकूमत से मुकबका किया होता है। जो हुकूमत का बजट है उसमें बड़े ताजरान को रिलीफ दिया जाता है, जबकि छोटे जो ताजर हैं या छोटे दुकानदार हैं उन पे दबाव बढ़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि बजट में होगा क्या। बजट तो हमारे किसी काम का नहीं है, और ना ही पिछले 2-4 सालों में जो हालात इस वक्त हो गए हैं, मेरा किसान भी रो रहा है, सनतकार भी रो रहा है। बात यह है कि सकत नहीं रही लोगों में, अवाम में सकत नहीं रही ख़रीदारी की। जब वो ख़रीदारी कुछ नहीं कर रहे तो दुकानदार न सनतकार के पास जा रहा है, न सनतकार इसके ज़मींदार के पास जा रहा है। मुश्किलात का शिकार हैं हम, लेकिन हम उतार चढ़ाव की बातें तो पूरे मुल्क में सुबह शाम हो रही हैं, लेकिन कभी कुछ ठीक नहीं हो रहा। इस वक्त हालात जो हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हालात जो हर साल मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। आपने बात की बड़ा ताजर और छोटा ताजर। देखिए, कुछ ताजर ऐसे हैं जो ब्रांड, सुपर स्टोर, कैश एंड कैरीज और बड़े बड़े मालों में, बात यह है कि उन लोगों के पास
बाबू मौजूद हैं, जो उनका हिसाब किताब चलाने वाले, वो ठीक लोग है। पीछे बैठे अमजद बलोच साहब, आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। शाजिया मरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया शाजिया साहबा आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया है, क्या वजह है? और कहा जा रहा है कि सिर्फ नवीद कमर साहब इजलास में शरीक होंगे। देखिए जी, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग हुई है, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जिसके अंदर MNAs और सेनेटर्स दोनों शरीक थे, और उसके अंदर कुछ अहम नुकात पे बातचीत हुई, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया। और जो मौजूदा सूरत हाल है बड़ी चैलेंजिंग है मुआशी तौर पर, इसका इदराक है पीपल्स पार्टी को। जो खत्ते में चीज़ें होती रही हैं और हो रही हैं उसका भी हम सबको बखूबी इदराक है, और हम जानते हैं कि मुल्क को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। लिहाजा कौमी मफाद के अंदर, कौमी इंटरेस्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट प्रोसेस में भी भरपूर ताउन किया है, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि मुख्तलिफ नशिस्तें हुई हैं और उसमें हमने कोशिश की कि कंसेंसस जो हो वो डेवलप कर सके बजट से पहले। तो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन फिर हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत के अंदर जो नून लीग का एज ए पोलिटिकल पार्टी जो रोल है ना, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा हमारे लिए। हमने हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट का एहतराम किया, लेकिन लग यूँ रहा है कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट का ना एहतराम करना चाहती है, बल्कि वो जो इस वक्त उनके पास इख्तियारात है उसका गलत इस्तेमाल करके उनके मैंडेट को जो है वो खत्म करना चाहती हैं। सो दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल बहुत ज्यादा जो है वो पेचीदा हो गई, वहां पर भी बर वक्त पॉलिटिकल डिसीजन पीपल्स पार्टी को बतौर जमात के लेने नहीं दिए गए और बाईपास किया गया पॉलिटिकल गवर्नमेंट को। और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल बर्पा हुई, फिर सिंध के अंदर एक अरसे के साथ से आपको पता है हम लोग पानी की किल्लत की बात कर रहे हैं, 48% पानी की शॉर्टेज है सिंध के अंदर, उस पर भी वफाकी हुकूमत जो नून लीग की है उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लोग वहाँ सूख रहे हैं, प्यासे हैं, काश्तकार आबादगार, वहाँ पे कोई पानी नहीं है। तो ये जिस तरह ये सियासी तौर पे चल रहे हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये चाहते हैं कि हम इनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। पीपल्स पार्टी कौमी मुफाद में ताउन कर सकती है, लेकिन नून लीग के इंटरेस्ट का दिफा या उसको प्रोटेक्ट हम नहीं कर सकते। अच्छा शाज़िया मेरे साहिबा, अभी विफाकी काबीना का जो इजलास भी हुआ है, मंजूरी तो दी गई है। अभी आपने भी कहा कि जो मुल्क का इंटरेस्ट है उसमें तो पीपल्स पार्टी शामिल है, तो अभी तो सिर्फ बजट के इजलास में जाने की बात हो रही थी, अभी तो दूसरी चीज़ों की डिस्कशन हुई नहीं है। हाँ, तो बजट के इजलास में तो जा रहे हैं ना, अलामती है, हम जा रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम कोई रोड अटका रहे हैं या दरवाजे बंद कर रहे हैं या रोड रास्ते रोक रहे हैं या खुदा न खास्ता किसी जो सियासी जमात है कि एक सियासी जमात की तरह इंतशार फैला रहे हैं या कोई 9-10 की तारीख को ऐसी बना रहे हैं। उससे खुदा न खास्ता हमारी ना सोच है ना रविश है, लेकिन हम अपना जमहूरी जो तरीका है प्रोटेस्ट का या डिसप्लेजर को एक्सप्रेस करने का वो हम इख्तियार कर रहे हैं और ये हमारी जमहूरी राइट है जिसको हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा, रहनुमा थी पीपल्स पार्टी। और काजी साहब, शाज़िया साहिबा ने कहा है कि भाई जो कौमी इंटरेस्ट है, अवामी इंटरेस्ट है, वो तो हम साथ हैं, तो इसमें फिर वही जो आप पहले बात कर रहे थे कि जो आपस का इंटरेस्ट है वो ख़राब हो जाता है तो ये बायकॉट कर देते हैं और अपने मुतालबात जो है मनवाने के लिए क्या शर्तें रखते हैं। देखिए ये तो अब इजाफी सी टर्म होगी अवामी इंटरेस्ट वाली। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि देखिए ये जो इस अहद में है, हम 90 से लेके अब तक अवाम बिल्कुल गायब हैं और अवामी इंटरेस्ट क्या है कि क्या दोगे और क्या लोगे। ये सारा जितना पॉलिटिकल अरेंजमेंट हुआ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सारे पीपल्स पार्टी के पास है ऑलमोस्ट, और वो यही अरेंजमेंट था। अब बात ये है कि ये जो लड़ाई फंसी हुई है, एक तो 18वीं तरमीम पर फंसी हुई है, ठीक है, दूसरा ये NFC पर फंसी हुई है। NFC में जो है कराची गुजरगाह है, सबसे ज़्यादा जो दौलत जिस रास्ते से गुजरती है वो कराची है, ठीक है, और फिर ज़ाहिर है पैसे गए भी, सूबों की तरफ पैसे गए भी। हम जो अगर आवाम के नुक्ते नज़र से देखें, वो मुझसे किसी ने सवाल किया भाई पैसे, मैं कहा भाई ये पैसे सेंटर में चले जाएं, ये पैसे सूबों में रहें, ये जब तक मुझ पर खर्च नहीं होते इट इज़ मीनिंगलेस फॉर मी। आप अपनी खैंचत आने में ऊपर लेके जाने ऊपर ले जाएं, नीचे लेके जाने नीचे लेके, यानी कि पिस्ता ही देखें ना आपकी ज़मीन पे कितने पैसे खर्च कर, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। पहली बात तो ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जी PSGP जो है उसमें से 1000 बिलियन, और भाई वो तो ठेकेदारों का रिस्क है, वो नीचे
میں نے ایک ٹھیکیدار پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں بھائی ہاؤ مچ من ایک 100 روپے ایلوکیٹ ہوا ہماری ترقی کے لیے, اس میں سے کتنے پیسے ٹرانسلیٹ ہوئے نیچے, کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دے گا. اچھا قاری صاحب, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, منظور صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. 2 سال پہلے تک سوال یہ کیا جاتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی خوشحال ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں جواب دوں؟ جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میری جیب کٹ گئی تھی, میں قاضی صاحب کے پاس آیا ہوں کہ سر مجھے گھر جانے کا کرایہ دے دیں, انہوں نے میرے پہ مہربانی کی 10 روپے کی جگہ 100 روپے دے دیے. اب مجھے بتائیں وہ بورنگ ہے, وہ خدا ترسی ہے, یا میرے لیے کوئی کام کا راستہ نکالا گیا. ہمارا ڈیفالٹ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں ڈیفالٹ جو ہے نا وہ پرنسپلی ان ملکوں میں ہوتا ہے جو ملک گورنیبل نہیں ہوتے. پاکستان الحمدللہ گورنیبل ہے. پاکستان کے پاس ریسورس ہیں, پاکستان کے پاس اتنی بڑی پاپولیشن ہے, پاکستان کے اندر ہر قسم کی مارکیٹ کی ایکسیس موجود ہے, پاکستان کے اندر بڑے بڑے تاجر موجود ہیں, بڑے بڑے اچھے مائنڈز موجود ہیں جو اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. پرابلم کہاں پہ؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایڈوانس ٹیکس کا نظام نافذ کیا ہوا ہے. یہ بسکٹ یہاں پڑے ہیں, میں اگر نہیں بھی کھاؤں گا یہ واپس چلے جائیں, FBR صبح ریڈ کر کے آپ کو اندر کر سکتا ہے کہ یہ بسکٹ کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں دیا. دیکھیں یہ دنیا کا کون سا میکانزم ہے کہ ریٹیل پہ آئے بغیر آپ ٹیکس کیلکولیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹیکس نہیں دیتے. نمبر 1 ٹیکس ایٹ سورس لیتے جاتے ہیں. پھر میں نے 10 روپے میری اس کی کاسٹ ہے پروڈکشن کی, 18% میں نے اس کے اوپر سیل ٹیکس جمع کر کے انکم ٹیکس دینا ہے. مجھے بتائیں اس 18% کے اوپر میں نے ٹیکس کیوں دینا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں پاکستان کے بڑے ہائیلی برینز کو بیٹھ کے عام آدمی کا سوچنا پڑے گا. اور یہ چیزیں عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے, میں وہ یہ تو بس یہی سوچ میں جب تک آپ عام آدمی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی تیری ترقی ہوگی تو ہماری ترقی ہے. دیکھیں اس ملک کی اگر پاپولیشن کے نام پہ آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں دنیا سے, GSP+ لیتے ہیں, آپ کو جو ایڈز آتی ہے پاورٹی کے لیے آتی ہے, پاورٹی پروگرام کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آتی ہے, لوگوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کے لیے آتی ہے, ہائیلی ٹریننگ کرنے کے لیے. آپ کیا کرتے ہیں اس پیسے؟ آپ اپنے لوگوں کو کنسلٹنٹ بنا دیتے ہیں اور اس کا کوئی جو ہے وہ اس طرح کی انپٹ نہیں آتی. نمبر 1 میں اور بات آپ سے ضرور کرنا چاہتا. دیکھیں پاکستان کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اس کے اپنے ان ہاؤس سے. ہم نے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑی, ہمیں پتہ تھا دشمن ہے, لیکن پاکستان کے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے دشمن ہیں ہمارے, جنہوں نے 40-50 سال سے پالیسیز کو ڈرائیو کی ہے, اگر ہم نے ان کی سیکیورٹی نہ کی تو اگلے سالوں میں ہمارے اور چیلنجز بڑھ جائیں گے. بالکل منصور صاحب. نعیم میر صاحب, آپ کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, جاتے جاتے بریک. امجد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نعیم صاحب جو ہیں وہ اسکپ ہو گیا. امجد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے لاسٹ کمنٹ. سارا وقت آپ نے شازیہ مری کو دے دیا, انہوں نے اسی طرح کرنا ہوتا ہے. 5 بجے سارے بیٹھے ہوں گے. بات یہ ہے کہ چھوٹے تاجر پہ اگر یہ ہم نے ٹیکس اسکیم لے لی ہے کہ اس کو آسانی پیدا کر دیں. تاجر 2 اسکیم بھی اسی طرح تھی لیکن اس کو بھی بند کرا دیا گیا. یہ بھی اب مجھے کچھ مول لوگوں کا یہ لگ رہا ہے کہ چھوٹا تاجر اس کو FBR کا ڈنڈا رہے, ڈنڈے کے ذریعے سے FBR ان سے ٹیکس وصول کرے جیسے کر رہا ہے. کوئی آسان سی دیکھیں شوکت عزیز صاحب نے ایک اسکیم دی تھی اسی طرح کی, وہ پورا ٹینور کامیاب رہے. پیپلز پارٹی بھی 5 سال اسی ٹینور کو لے کے چلی, لیکن یہاں پتہ نہیں اب کیا پرابلم ہے. ہر سال کبھی تاجر 2 اسکیم کبھی آسان اسکیم دیتے ہیں لیکن اس کو بند کر دیتے ہیں. پھر تاجروں کو اسی طرح اتنی تزلیل تاجروں کی میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی. پیرا فورس کے ذریعے پنجاب میں جو ہو رہی ہے, باقی جو یہاں ہو رہی ہے, پورے ملک میں FBR کے لوگ ڈنڈے اور وردیاں پہنی ہوئی ہیں, کوئی ویڈیو ڈالے ہیں ان کے پاس اور وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اس کو پتہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ IMF ہمیں کہہ رہا ہے کہ 12 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے امجد صاحب, آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہا ہے, آپ ایک بریک لیں گے. اور نہ تو یہاں پہ عام آدمی جو ہے وہ نہ کسان خوش ہیں نہ تاجر خوش ہیں, تو سوال یہ بنتا ہے کہ آخر خوش کون ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے ڈسکس کرتے ہیں.